हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का टॉपिक है। आज की क्लास में आपको सब कुछ यहीं पर याद हो जाने वाला है। मैंने बहुत ईजी बनाने की कोशिश की है और आई डोंट थिंक किसी प्रकार का डाउट आपको रहने वाला है। वीडियो एंड तक देखना है। एंड में क्वेश्चन है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमारा रेस्पिरेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है। ठीक है, दो तरीके आपके बुक में एनसीईआरटी में बता रखे हैं। सबसे पहला न्यूरल और दूसरा केमिकल। ठीक है, दो तरीके का रेगुलेशन बता रखा है। स्टार्ट करते हैं न्यूरल रेगुलेशन से। ठीक है, अगर मैं न्यूरल सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल का तो काम है नहीं इसमें, तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से। अब हमको यहाँ पे स्पाइनल कोर्ड का भी काम नहीं है। ब्रेन के अगेन तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इनमें से हमको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन का भी काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमको हिंड ब्रेन जो है ना हमारा, उसमें हमारा तीन अगेन पार्ट होता है, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इसमें से हमको सेरेबेलम का भी काम नहीं है। हमको किसकी ज़रूरत है? पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा की, क्योंकि आपके रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शायद आपको ये सब कुछ पता भी हो, बट मैंने एक थोड़ा सा आपका पीछे से कवर करते करते थोड़ा सा यहाँ तक आने में ईजी रहता है, याद रहता है चीज़ें कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा। स्टार्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा के पास एक सिस्टम होता है या एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या नाम है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये काम क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। और ये बहुत ही मेन सेंटर है, मतलब कि अगर किसी में भी कुछ भी चेंज करना है ना, तो सबसे पहले परमिशन इससे लेनी पड़ेगी। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला के पास में। ठीक है, दूसरा हमारा पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई क्या है? ये दोनों आपके हिंड ब्रेन के पार्ट है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स वेरोलाई, ये दोनों हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। मेडुला का हमने पढ़ लिया। पोन्स वेरोलाई क्या करता है? इसके पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। ये क्या काम करता है? ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पायर करने की ड्यूरेशन को कम कर देता है। ये देखता है कि किस प्रकार के आपके ब्लड में किस प्रकार के चेंजेस हैं, उसके हिसाब से ये देखता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये अगर इसको इंस्पिरेशन का टाइम कम करना है, ड्यूरेशन कम करना है, तो ये पहले जाके परमिशन लेगा आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। फिर वो जिस तरीके का रिप्लाई करेगा उस तरीके से काम करता है। इसका काम क्या है? ड्यूरेशन कम करना इंस्पिरेशन की। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है ये? तो ये प्रेजेंट है हमारे पोन्स वेरोलाई के पास में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा न्यूरल के बारे में। दो सेंटर हमने पढ़ लिए, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स वेरोलाई। इनके पास में दो सेंटर प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब केमिकल की बात कर लेते हैं। केमिकल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? केमिकल में एक कीमोरिसेप्टर होता है मेडुला के पास में कीमोरिसेप्टर होते हैं, और एक आयोटिक आर्क होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। ये तीनों मिलकर के काम करती हैं। ये ब्लड में रिकॉग्नाइज करती हैं कि किसी प्रकार का चेंज तो नहीं है, तो ये क्या काम करती हैं? CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन देखती है, यानी कि CO2 ज़्यादा तो नहीं है, अगर H+ आयन ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये दोनों ज़्यादा हैं तो इनको एक्सहेल यानी कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो हमको रिलीज़ करना है बॉडी से। तो ये क्या करेंगी? पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगी, और उसके बाद में रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये लेंगी परमिशन आपके मेडुला ऑब्लंगाटा से। हमको पता है ये मेन सेंटर है, तो इससे परमिशन लेंगी। इससे परमिशन लेने के बाद में ये काम करेंगी, चेंजेस लाएंगी कि हमारा ये रिलीज हो जाए, एक्सहेल करना पड़े, जो भी करना पड़े उसके लिए काम करेंगी। ठीक है, ये तीन कौन कौन सी चीज़ें हैं? कीमोरिसेप्टर हमारे मेडुला के पास में, और आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। अब इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि क्या चीज़ें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो कि केमिकल में प्रेजेंट होते हैं नियर मेडुला। जो मेडुला है ना आपका ब्रेन का, मेडुला के पास में जो ब्लड फ्लो करता है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में, ब्रेन में जो फ्लो करता है फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं वो। ठीक है,
उनके लिए रिसेप्टिव होते हैं। तो वो केमिकल्स क्या हैं, CO2 और H+ आयन। अगर इसके पास में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें CO2 और H+ आयन ज़्यादा होगा तो ये पहले देखेगा कि ज़्यादा हो गया, तो ये परमिशन लेगा मेडुला से कि हमको इसको एक्सहेल करना है, फिर वो उस तरीके का काम करेगा। आपकी आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होती हैं। ठीक है, तो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट के पास में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी, सॉरी आपकी आयोटिक आर्क यहाँ पर होती है। ये क्या काम करती है, ये आपकी जो आयोटिक आर्क है ना, आयोटिक आर्क ये काम क्या करती है, ये आपके अपर पार्ट होता है ना जो बॉडी का, अपर नेक, जो आपके हार्ट से अपर पार्ट होता है, यानी कि आपके शोल्डर्स, नेक और फेस, ब्रेन, हेड, इन सबको आपका ब्लड पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ से आप ऊपर वाले पार्ट को बॉडी के ब्लड मिलता है। ठीक है, तो अगर इस इधर पे किसी प्रकार का रिसेप्टर होगा तो वो भी चेक कर लेगी। अब आपकी कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, जो ऊपर ब्लड लेकर के जा रही है ना, ये लेकर के आपका ब्लड जाती है ऊपर की ओर, आपके नेक पे, शोल्डर्स पे, आपके फेस पे, यहाँ तक जो ब्लड पहुँचता है यहाँ से मिलता है आपको, है ना, और ये लेकर के जाने का काम करती है। कौन, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ये लेके जाने का काम करती है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर ब्लड है तो इन ब्लड के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके ब्लड के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या चेक करते हैं, देखते हैं कि किसी प्रकार का CO2 में ज़्यादा तो नहीं है, CO2 या H+ आयन तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसमें चेंजेस लाने का काम करती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो क्या करेगी, ये पहले लेगी मेडुला ऑब्लंगाटा से परमिशन और फिर उस प्रकार से चेंज करने का कोशिश करेगी, इसको रिलीज़ करने का कोशिश करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके केमिकल और न्यूरल के साथ साथ में ना कुछ मैकेनिकल भी होता है और कुछ आपका एंडोक्राइन रेगुलेशन भी होता है। आपके NCERT में नहीं है, उनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है, न्यूरल और केमिकल के बारे में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी NCERT में, द रोल ऑफ O2 इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल नहीं है आपके रेगुलेशन में, रेस्पिरेशन के। ठीक है, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में O2 का रोल नहीं है। हमने देखा भी तो है कि CO2 और H+ आयन के ज़्यादा होने से रेगुलेट हो रहा है, O2 का तो कहीं पे रोल देखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक है, ये था हमारा पूरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप आपको याद भी हो गया हो यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करके जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।